हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025 राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पेपर का ओटी का सॉल्यूशन देखा था। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 15वें तक, जो कि 2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें है, मार्शल योजना क्या है? तो अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता की योजना को मार्शल योजना कहा जाता है। इसका अथवा में है, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? तो अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना, क्षेत्र को विकसित करना और क्षेत्रीय संबंध मजबूत करना आदि ये क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य होते हैं। आसियान शैली क्या है? स्पष्ट कीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों द्वारा टकराव रहित सहयोगात्मक तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करना, यही आसियान शैली है। दक्षिण एशिया का क्या आशय है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण देशों के समूह, जिसके सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिसके संघ का नाम सार्क, इसको हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। इसमें निम्न देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और 2007 में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। इस तरीके से दक्षिण एशिया में 8 देश सम्मिलित हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ और शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ और शिमला समझौता भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ। भारत में कौन कौन सी रियासतें समस्या परक थीं? जब भारत का निर्माण हुआ उस समय रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तो हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ रियासत समस्या परक थी। इनको कुछ संघर्ष करने के बाद भारत में मिलाया गया था। प्रश्न 9 है, देसी रजवाड़े किसे कहते हैं? तो देसी रजवाड़े उन रियासतों को कहते हैं जो ब्रिटिश भारत के दौरान मौजूद थीं और जिनका शासन सीधे ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार के बजाय भारतीय राजाओं या नवाबों द्वारा किया जाता था। उनको देसी रजवाड़े कहते हैं। कश्मीर की समस्या क्या थी? तो कश्मीर विवाद का पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से संघर्ष जारी रहा और भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस तरह की समस्या कश्मीर की समस्या थी। प्रश्न 10, राष्ट्र निर्माण का क्या अभिप्राय है? तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन रजवाड़ों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारतीय संघ में शामिल किया, जिससे भारत एक एकीकृत राष्ट्र बना। उदाहरण, हैदराबाद, कश्मीर जैसी कुछ रियासतों के क्षेत्रफल में बहुत बड़ी थी और सभी रियासतों को मिलाकर के यानी कि लगभग 565 रियासतें थीं, उनको मिलाया। इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया गया। पर्यावरणविद कौन होते हैं? पर्यावरणविद ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, मानवीय गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जनता में जागरूकता लाते हैं पर्यावरण को बचाने को लेकर के, और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं ताकि पर्यावरण का और विकास हो सके। प्रश्न 11, भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम लिखने हैं। तो इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य बहुत सारी पार्टी हैं। इसमें हमने 4 बोला है तो हम चारों के नाम लिख रहे हैं। बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है? बहुदलीय व्यवस्था ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और जिस पार्टी को जनता द्वारा बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है, यानी कि वह सरकार बना लेती है। प्रश्न 12, बॉम्बे प्लान क्या है? तो 1944 में कुछ प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने एक समूह द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तुत एक योजना थी, जिसमें राज्य के मजबूत अस्थिर बुनियादी ढांचे के विकास और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का प्रस्ताव था। यानी कि एक संघ था और इसने अपने
प्लान बताया सरकार को कि हम इस तरीके से देश का विकास में भूमिका निभा सकते हैं, उसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। विकास का अर्थ लिखिए। विकास किसे कहते हैं? विकास का अर्थ किसी देश की क्षमता या संभावनाओं में वृद्धि, प्रगति, उन्नति और सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया। एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें सुधार, विस्तार और जटिलता की ओर बढ़ना शामिल होता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बेहतर जीवन स्तर, साक्षरता और अधिकारों तक पहुंच का प्रतीक, इसी को विकास कहते हैं। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी सैन्य या शक्ति या किसी महाशक्ति गुट से तटस्थ रहना, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना और किसी भी गठबंधन या पक्ष में शामिल न होना, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्र हितों के अनुसार निर्णय लेना गुट निरपेक्षता का अर्थ है। जैसा कि अभी हम भारत की परिस्थिति देखें तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। वह अमेरिकी गुट भले ही नाराज हो गया, लेकिन हम रूस की तरफ पूरी तरह नहीं मिल रहे हैं। हम हमारे राष्ट्र हित को देख करके निर्णय लिया जा रहा है। शिमला समझौता किस किस के मध्य हुआ और कब हुआ? तो शिमला समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। प्रश्न 14, पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? यानी कि पंचशील सिद्धांत जो भारत और चीन के बीच, यानी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाऊ 1954 में 29 अप्रैल को इन दोनों के बीच हुआ, और इसमें 5 शील यानी कि 5 सिद्धांतों पर बात की गई, जिसमें पहला है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपने आपसी सम्मान करना, अनाक्रमण यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और पारस्परिक लाभ यानी कि एक दूसरे के समानता का व्यवहार करना और एक दूसरे के लाभ कमाने का काम करना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत अपनाना, यानी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, हिलमिल करके रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। निःशस्त्रीकरण का क्या तात्पर्य है? तो निःशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों यानी विशेष रूप से सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे परमाणु, रासायनिक और बायोलॉजिकल वेपन्स यानी कि जैविक हथियारों को कम करने, नियंत्रित करने या पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। यह एक देश की सैन्य क्षमताओं को कम करने, हथियारों की होड़ को रोकने का प्रयास है। यानी कि हथियारों को कम करने की एक संधि थी, सीटीबीटी की संधि, जिसको सीटीबीटी की संधि भी कहा जाता है, जो कि 1968 में हुई थी। प्रश्न 15, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से आप क्या समझते हैं? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक सिद्धांत है जिसके तहत विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों, संस्कृतियों के लोग समाज में एक साथ शांति और सहयोग से रहते हैं। यह विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता, सुरक्षा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित है, जिसका उद्देश्य स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है, यानी कि किसी भी देश में युद्धों से बचने का ये सिद्धांत है। कारगिल संघर्ष क्या था? कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में एक सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना, कश्मीरी उग्रवादी ने भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। प्रश्न 16, सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन हुआ, इसके 4 कारण ये है। कम्युनिस्ट पार्टी में तानाशाही और भ्रष्टाचार फैल गया था। सोवियत संघ एक दलीय शासन था वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैला हुआ था। आर्थिक समस्याएं थी। सोवियत अर्थव्यवस्था जो केंद्रीयकृत योजना पर आधारित थी, अक्षम साबित हुई, और जिसमें उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कमी हुई, जीवन स्तर में गिरावट और आर्थिक ठहराव आया। तीसरा हम कहें तो राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। सोवियत संघ में विभिन्न यानी कि 15 गणराज्य शामिल थे, जिसमें राष्ट्रवाद की यानी कि अपने राष्ट्र को अपने स्वयं तरीके से चलाने की एक भावना लोगों में जागृत हुई और स्वतंत्रता की मांग होने लगी थी। चौथा है गोर्बाचोव की नीतियाँ थी। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो अंतिम सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जो शुरू की गई सुधार की नीतियाँ थी, जैसे कि हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी, जैसे पेरेस्त्राइका
पेरेस्ट्राइका कहा जाता है आर्थिक सुधार के लिए काम करना। और ग्लासनोस्त की एक नीति थी जिसको राजनीतिक खुलापन, यानी कि एक पार्टी थी उसमें तानाशाही ना हो, यानी कि उनके अध्यक्षों को बदलना करना, ये सुधार लाए थे मिखाइल गोर्बाचोव। अनपेक्षित परिणाम लेकर आए, यानी कि इनके जो परिणाम जो चाहे गए वो ऐसे परिणाम नहीं मिले थे। सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया और इस प्रक्रिया को और तेज करने का प्रयास किया, और फिर इससे उसके जो परिणाम थे अनुकूल नहीं हुए और